गुड आफ्टरनून 8th क्लास। बेटा आज हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18, टोपी। ये एक कहानी है बेटा। इसमें ये बताया कि मनुष्य को कपड़ा है जो खूब अच्छा लगता है। कपड़े पहनने से उसकी शोभा बढ़ती है। यहाँ पर ये एक गौरैया और एक नर गौरैया इस बात की हमें सीख देते हैं। तो हम लेसन पढ़ लेते हैं। एक थी गौरैया और एक था गौरा, दोनों एक दूजे के परम संगी। जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते। दिन भर भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते दाना चुगने, और झुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते। भिनसार का मतलब होता है बेटा सुबह। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बांटते। एक शाम घबराइए बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा। खाक फबता है, गौरा तपाक से बोला। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है आज लटजीरा चुग गए हो, गौरैया बोल पड़ी। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है, गौरा बोला। अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मनुष्य की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तू समझती नहीं, गबरा हंसकर बोला। कपड़े पहन पहन कर जरा गर्मी बरसात सहने की उसकी ताकत भी जाती रही है, और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, गौरैया बोली। नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। यह निरा पेंगापन है। पेंगापन का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। गौरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, गौरैया बोली। मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से, गौरा बोला। टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितने का टाट उलट जाता है। टाट का मतलब होता है बेटा सिर। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे, इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गबरा था तनिक समझदार, इसलिए सक्की, जबकि घबराइया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है कि जहाँ चाहा वहीं रहा। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। मिल गया मिल गया मिल गया, घबरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे, घबरे ने चिढ़ा कर पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गौरैया ने गबरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गौरा बोला।
रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ताम्र यह रटता रहा, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। गौरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ अता पता है? बस देखते जाओ वह कैसे बनती है, अब कैसे बनती है टोपी। गौरैया रुई का फाह लिए एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मनोहार से बोली, धुनिया भैया, इस रुई के फाहे को धुन दो। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर बरसों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। उज्र न करो भाई, गौरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूँगी। धुनिए को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी नहीं मिली थी। 16 आने में 8 आने मजूरी। तो उसके लिए सपना थी, वह झट तैयार हो गया। धर चौं उसकी तांती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी, लो इसे। उसमें से आधा धुनिए ने ले लिया और आधा गौरैया ने। इससे उत्साहित गौरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया, इस धुनी हुई रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक दुस्सा डाला रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटना है। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्हार गाने की। भैया, इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गौरैया अजरा से बोली। तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बद्धा, बैठा खाए तुरंग। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लघुए भगुए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। गौरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूँगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजदूरी पर काम न करना मूर्खता होती। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गौरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया, इस कते हुए सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर उन्हें अगबग होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साब करे भाव तो जवाब करे चाकर। इतना कहकर
बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया, यानी कि लग गया। इसे धुंधो भैया घबरैया ने सहसा सजोकर कहा, हम सेहतमेत का काम नहीं करते, इसे बुन दो और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करधा चलने लगा, डर की ढुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफस और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गौरैया ने 3/4 मंजिल पार मार ली थी। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया, इसकी टोपी सील दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? दर्जी रोष से बोला। देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस दशरथन के लिए मुझे ढेरों सारे झब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पहुँचते हुए ठंडी आह भरी। कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। हम तो भैये बेगार में कुछ करवाते नहीं, घबरैया बोली। इस बुने कपड़े की टोपी सील दो, बल्कि 2 टोपियां सील दो, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगे मजदूरी पर कौन मूंजी तैयार नहीं होता। मूंजी का मतलब होता मूर्ख या दुष्ट। कच्च उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सरसर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सील दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुदने भी जड़ दिए। फुदने वाली टोपी पहनकर तो घबरैया जैसे आपे में नहीं रही, 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने। फदक कर लगी घबरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फुदने वाली। वाकई तू तो रानी लग रही है। घबरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। घबरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा का ही एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगोरे पर जा बैठी। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काढ़ रहा था। घबरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नज़र घबरैया से टकरा गई। घबरैया के सिर पर फुदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट पहन ली। देख रही फदगुद्दी, मेरी टोपी में 5 फुदने। घबरैया ने अब दूसरा ही राग अपना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में एक भी नहीं।
राजा को बेहद हेठी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो, फखने नोच लो, सिपाहिया देर न करो। क्षमा करें महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाही से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ। जिसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा, या उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गबरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर वह दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने, राजा के मन में ख्याल आया। अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता नहीं चले, गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दोहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली। दोहाई अन्नदाता, हमें दोहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफस और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। नाग की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शे सरकार, माफी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता, शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज, जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी, बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की। हाँफते छाती पीटते धुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गबरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया। आपके लिए भी किया है सरकार, धुनिये ने जमीन पर लेटकर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार, हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं आई। नफासत का मतलब वो होता बेटा बढ़िया। अभयदान दें तो बोलूं सरकार, दुनिया बोला। चलो दिया, राजा बोले। अब बताओ महाराज, इस गबरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी वह आधा दे देती थी। इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आंख में अंगुली डाल कर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं। बेकार की नहीं है यह, गबरैया फिर चिल्लाने लगी। यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल। इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने
उसकी मदद की थी। दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमजोरी। तीसरे खजाने की खुली पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? तमाम बेगार करवाने बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे? तमाम लोग निकल गए थे यह अनोखा तमाशा देखने निकल आए थे। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना। टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक। मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे? क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। लेखक सृंजय। तो बेटा इस पाठ को आप पढ़ोगे। ये पाठ पढ़ना है, अभ्यास के क्वेश्चंस कल कराएंगे आने वाली वीडियो में। ओके, थैंक यू।